चलो यारो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारी कंपनीज एक्ट के रिवीजन लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। सर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टू द एक्सटेंट पॉसिबल कम समय के अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करा दूं और साथ ही साथ में उसके लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं। बस यही वाला टारगेट है मेरे इस वाली वीडियो के साथ में। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले बेसिक आइडिया अबाउट द कंपनी के बारे में लेते हैं। सर कंपनी मतलब क्या, कंपनी हम लोग किसे बोलेंगे, तो कंपनी किसे बोलोगे ये लिखा हुआ है कहाँ पर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है, हम कंपनी उसी को बोलेंगे जो एक तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर है या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब क्या है, सुनना, यहाँ पर जो डेफिनेशन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ विद वर्ड कॉल मीन्स। मीन्स मतलब क्या, जो लिखा है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उससे ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है। whenever the definition is start with a word called means, मतलब the definition is a restrictive definition। अब मैंने क्या बोला कि हम लोग कंपनी किसे बोलेंगे, हम लोग कंपनी उसी को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड है, मतलब जो इनकॉर्पोरेट हुई है एक तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, हम लोग उसे ही कंपनी बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन, इसका नाम है सतीश बाहेती। अब सतीश बाहेती ने एक कंपनी बनाई है, कौन सी, बाहेती बिग ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं चले गया आरओसी के पास और मैंने एक फॉर्म फाइल किया, SPIC स्पाइस प्लस मसाला फॉर्म, मतलब सर सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इस फॉर्म का नाम क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। और जैसे ही मैंने ये एप्लीकेशन दिया, बेटा आरओसी ने मुझे क्या दे दिया, मुझे दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कंपनी का जन्म हो चुका है। अब ध्यान देना, द मोमेंट आई गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैं बोलूंगा मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन आज 2026 में अगर मैं कंपनी बनाऊं तो वो कौन सी है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर है। तो आप तो कंपनी हो, लेकिन सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये जो है ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। क्या मैं इसे भी कंपनी बोलूं, अच्छा बताओ क्या इसे भी कंपनी बोलना पड़ेगा, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहे नए कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो चाहे पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, आपको हम लोग तो कंपनी बोलेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये तो कंपनी है, क्या एप्पल एक कंपनी है, क्या अमेजोन एक कंपनी है, बताओ जल्दी यस और नो। आप बोलोगे यस सर, आंसर इज नो। क्यों, कंपनी का डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टिव है। हम कंपनी सिर्फ उसी को बोलेंगे जो तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर है या किसी पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर है। एप्पल, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी, टेस्ला, ये कंपनी एक्ट 2013 में भी रजिस्टर नहीं है, ना ही ये इंडिया की किसी पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर है। सर ये क्या है, ये है फॉरेन कंपनी। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर कंपनी मतलब क्या, कंपनी मतलब वो जो इनकॉर्पोरेट हुई किस एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 और इसके अलावा या पुराने कंपनी लॉ में। लेकिन सर जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, ना ही वो इंडिया के 2013 वाले एक्ट में बनी है, ना ही वो किसी क्या बोल सकते पुराने कंपनी लॉ में बनी है, उसे कंपनी को क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया। अब फर्क नहीं पड़ता उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है वो खुद आके काम कर रही है इटसेल्फ या वो अपने एजेंट के थ्रू इंडिया में काम कर रही है, चाहे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो। मतलब सर अभी देखना टेस्ला, टेस्ला का फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस खुल चुका है मुंबई के अंदर। वहीं पे अमेजोन का अगर मैं बात करूं, amazon.in, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि सर amazon.com यूएस की है, amazon.in इंडिया की वेबसाइट है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं गूगल, डोंट यू थिंक गूगल का सर्च इंजन हम लोग यूज करते हैं, डोंट यू थिंक गाइस गूगल का इवन जीमेल हम लोग यूज करते हैं, गूगल का वन ड्राइव हम लोग यूज, क्या वो गूगल ड्राइव हम लोग यूज करते हैं। मतलब दे हैव सम प्लेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, जेमिना हर कोई यूज कर रहा है। तो दिस इज व्हाट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिर या फिर एनी अदर मैनर में आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी क्या करो, कंडक्ट कर लो इंडिया के अंदर में, तो भी आपको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। क्या आपको कंपनी और फॉरेन कंपनी का डिफरेंस समझ में आया। तो जो कंपनी इंडिया में बनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये तो कंपनी है, लेकिन जो इंडिया के बाहर बनी लेकिन जिसका बिजनेस इंडिया में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। सर सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर ये वर्ड डिफाइन है कि कंपनी किसे बोलेंगे,
और सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर ये डिफाइन है कि हम लोग फॉरेन कंपनी किसे बोलेंगे। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या आ रहा है पता है क्या, सतीश सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया तो है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे। ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 2 क्लॉज 11 आपको हेल्प करता है डिफाइन करने में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड। कौन सा? बॉडी कॉर्पोरेट। अब ध्यान देना यहाँ पर जो डेफिनेशन शुरू हुई है, जैसे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन जो शुरू हुआ है वो मीन्स वर्ड से हुआ था, कंपनी का जो डेफिनेशन शुरू हुआ था वो मीन्स वर्ड से हुआ था, लेकिन जब बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में पढ़ूं तो वो किस वर्ड से शुरू हो रहा है? इंक्लूड्स वर्ड से शुरू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, क्या मैं इसे restrictive definition बोलूं? Answer is no. Whenever the definition is start with a word called includes, the definition is extensive. extensive का मतलब सर, extensive का मतलब होता है इसको आप लिटरल सेंस में नहीं पढ़ना, इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि लड़कों में सतीश भाईती आता है, इसका मतलब क्या आप लड़कों में नहीं आते हो? बेटा आप भी आते हो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सिर्फ समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब क्या है सर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स बोला है, यहाँ पे बीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है ढोकलो, है ना। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो क्या कंपनी जो इंडिया में बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस, इट आल्सो इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इट आल्सो इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके का डेफिनेशन हो गया। तो एक्चुअल बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है ये वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर किसी ने भी 4 फीचर को सेटिस्फाई कर दिया तो उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। नंबर 1, पहला, आप किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरा, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए जिसके वजह से आपको मिलता है परपेचुअल सक्सेशन। सर ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, क्या आज धीरू भाई अंबानी हमारे साथ में है? नहीं। लेकिन क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आज भी चल रही है? आंसर इज यस। तो डोंट यू थिंक, आज मेंबर आता है मेंबर जाता है लेकिन कंपनी चलती जाती है, कंपनी क्या है? अमर है। तो इसका मतलब परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? बेटा धीरू भाई अंबानी को 2 पुत्र हुए, एक है मुकेश अंबानी, दूसरा है अनिल अंबानी। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बोलेगी कि मुझे 2 पुत्र हुए? नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग छे और धीरू भाई अंबानी अलग छे, विजय माल्या अलग छे और किंगफिशर अलग छे, ग्रोमोर लिमिटेड अलग छे और क्या बोल सकते हैं हर्षद मेहता अलग छे, सहारा अलग छे, सुब्रता राय अलग छे, गीतांजलि जेम्स अलग छे, नीरव मोदी अलग छे। समझ में आ रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। और बेटा तीसरी बात, चौथी बात क्या आती है? चौथी बात आती है कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड मतलब आप कंपनी पे केस फाइल कर सकते हो, यस, और कंपनी भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी ये सारे फीचर को सेटिस्फाई करती है? बिल्कुल करती है। मतलब सर कंपनी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। और कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी भी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट भी है और कंपनी भी है। सर टेस्ला, टेस्ला भी ये चारों फीचर को सेटिस्फाई कर रही है, तो टेस्ला क्या बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? हाँ टेस्ला बीसी है, लेकिन बीसी के साथ में उसका प्लेस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन कंपनी भी है। डोंट यू थिंक गाइस? सर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अलीबाबा एक्सप्रेस। अलीबाबा एक्सप्रेस मतलब, अब अलीबाबा एक्सप्रेस एक कंपनी जैकमा की है। जैकमा मतलब देयर इज अ पर्सन, जो अलीबाबा एक्सप्रेस वेबसाइट है गाइस एक्चुअली, है ना, चाइना की कंपनी है चाइनीज लॉ में रजिस्टर है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड है। मतलब सर क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। सर अलीबाबा एक्सप्रेस फॉरेन कंपनी है ना? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बेटा एलएलपी भी इन चारों फीचर को सेटिस्फाई करती है, तो एलएलपी भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ना ही कंपनी है, ना ही फॉरेन कंपनी है, ना ही कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है। मतलब सर समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के अगर मैं किसी को बोलूं, ये एक ध्यान देना, ये है बॉडी कॉर्पोरेट।
बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी भी आता है, बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी आती है। सर एक बार अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में सोचो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये भी तो चारों फीचर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखो ना, रजिस्टर्ड है अपने अपने एक्ट के अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर आ रहा जा रहा। सोचो जो मेंबर स्टार्टिंग में बना था, क्या आज वो भी मेंबर है कंपनी में? अरे अपनी इंस्टीट्यूट में नहीं गए वो, लेकिन क्या ना ऐसे आज भी सर परपेचुअल सक्सेशन इंस्टीट्यूट का। और इंस्टीट्यूट देखना बच्चों पे केस फाइल करती, कभी कभी बच्चा तंग होकर इंस्टीट्यूट के ऊपर केस फाइल कर देता। तो डोंट यू थिंक आप भी तो क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो? तो बॉडी कॉर्पोरेट का कवरेज बहुत ही बड़ा है। समझ में आ रहा है कैसे आप लोगों को? अब अब क्या क्या ऐसा है जो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता है? सबसे पहले आएगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, उसको भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसका भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी केस फाइल कर सकती है, कोई उस पर भी केस फाइल कर सकता है। लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इसके अलावा सर कॉर्पोरेशन सोल मतलब क्या? ऐसी इंडिविजुअल पोजीशन जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब सर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन, वो भी एक, या 1% कंपनी भी कंसिडर कर लो फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। अच्छा ऐसा बताओ, मोदी जी इज अ प्राइम मिनिस्टर, अरे चीफ प्राइम मिनिस्टर इज अ चेयर, द मोमेंट मोदी जी इज देयर ना, अभी खड़े हैं, तो ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। द मोमेंट आप चेयर पे बैठे यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, मोमेंट आप चेयर से उठे यू आर नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे एक बात, मोदी जी आएंगे, मोदी जैसे जी जैसे 10 आए 10 गए, लेकिन क्या वो पोजीशन खत्म हुई क्या? नहीं। तो उसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है क्या? प्रेसिडेंट इज अ चेयर, प्रेसिडेंट किसी कंपनी के शेयर भी परचेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर परचेस कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो उनका भी परपेचुअल सक्सेशन है, उनकी भी एक अपनी एंटिटी है, ये भी किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई ना कोई लॉ के अंदर तो इनको ये पोजीशन मिला है ना। तो डोंट यू थिंक क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज नो, दे आर नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओपीसी है लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सर इसके अलावा तीसरा बोले, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको अदर देन कंपनी, जिसको सीजी प्रिस्क्राइब करेगा। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल सकता है? निकाल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इंस्टीट्यूट को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल सकता है, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे फॉरेन कंपनी को बाहर निकाल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया को भी बॉडी कॉर्पोरेट से बाहर निकाल सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे भी ना तो कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर नहीं निकाल सकता। देखो ये बाहर निकल ही नहीं रही है। क्यों नहीं निकल पा रही है? रीजन बहुत बड़ा सिंपल है। क्यों सर? द रीजन इज सिंपल कि बोले कंपनी के अलावा आप किसी को भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 बेसिक डेफिनेशन। क्या क्या बोला था हमने? कंपनी किसे बोलेंगे, फॉरेन कंपनी किसे बोलेंगे, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट किसे बोलेंगे। अब सर ये सारी चीजें आपने क्यों पढ़ाई? बिकॉज आपको ये नहीं पढ़ा था तो आपको सेक्शन नंबर 1 समझ में ही नहीं आता। सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 1 बोलता है कंपनी एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन, और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। बोले क्या बोलता है? सबसे पहले जो कंपनी एक्ट 2013 है ना, कंपनी एक्ट 2013 है ना, डोंट यू थिंक इसने पुराने कंपनी लॉ को अमेंड किया है, कंसोलिडेट किया है, फिर जाके कंपनी एक्ट 2013 बना है? तो बोला इट्स एक्ट विच कंसोलिडेट द एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। दूसरी बात, जब भी कोई लॉ पास होता है पहले वो जाता है लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा में, अच्छा अदर वे भी हो सकता है, राज्यसभा जाके लोकसभा में भी जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जाता है, पास हो गया तो पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट देता है, फिर वो पब्लिश होता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो बेटा ध्यान देना, अपना लॉ लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया कंपनी एक्ट, प्रेसिडेंट के पास कब गया? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस पॉइंट से भी एमसीक्यू बन सकता है। 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, ऑफिशियल गैजेट में लॉ पब्लिश हो गया था 30 अगस्त 2013 को। और क्या बोलते हैं, 30 अगस्त 2013 को ही इसका सेक्शन नंबर 1 इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया था। सेक्शन 1 इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया था। मतलब सर कंपनी एक्ट 2013 एक्चुअली इनफोर्स में कब आया था? 30 अगस्त 2013। और सर रिमेनिंग सेक्शन, टोटल सेक्शन कितने हैं? तो बोलते हैं टोटल 470 सेक्शन है। कितने पार्ट्स में कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है? 29 चैप्टर के अंदर डिवाइडेड है। और साथ ही साथ में सर कितने स्केड्यूल है कंपनी एक्ट में? तो बेटा टोटल 7 सेट ऑफ स्केड्यूल है। कितने? 7 स्केड्यूल है। तो बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब है
कि सर कंपनी एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर है और 7 शेड्यूल है। इसके अलावा सर और क्या बात करनी है सर, कंपनी एक्ट 2013 जो है ना वो एंटायर इंडिया, होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन, जैसे सेक्शन 1 तो इमीडिएट एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट पे एप्लीकेबल हो गया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, ठीक है। एंड कंपनी एक्ट के लिए सर कंपनी एक्ट किस किस को फॉलो करना पड़ेगा, तो बोलते हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एक बार क्वेश्चन आया था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये बोल रही है कि मैं कंपनी एक्ट 1956 में बनी थी, मैं कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो भी करती थी, लेकिन अब 1956 चले गया, कंपनी एक्ट 2013 आया, क्या मुझे कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर आप नए अंडर दिस एक्ट भी बने हो तो भी कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप प्रीवियस कंपनी लॉ में भी बने हो तो भी आपको कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सर प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनी एक्ट 2013 आने के पहले जो कंपनी लॉ था हमारे पास, दैट वाज कंपनी एक्ट 1956। सर क्या इसके पहले भी कोई कंपनी एक्ट था? हाँ, कंपनी एक्ट 1913। सर इसके पहले भी कंपनीज एक्ट था बेटा, सबसे पुराना कंपनीज एक्ट है कंपनी एक्ट 1850। कौन सा है? कंपनीज एक्ट 1850। तो ये तो बोलना ही मत गलती से कि कंपनी एक्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, कंपनी एक्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था। अब क्वेश्चन क्या आता है सर, इंश्योरेंस कंपनी मतलब सर अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो ये भी क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है, आपको भी कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। सर इसके अलावा बैंकिंग कंपनी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा भी एक बैंक में सिलेक्शन हुआ था, कौन सा है? आईसीआईसीआई नहीं, हाँ आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड, जो आज लिस्टेड है। तो लिस्ट होने के पहले 2018 में आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम द आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड। तो डोंट यू थिंक वो बैंकिंग कंपनी है? बेटा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड क्या है? एक बैंकिंग कंपनी है। आपको भी कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे का लॉ ये होता है यार, पहले आप कंपनी बोलकर रजिस्टर होते हो, फिर आप आरबीआई से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बैंक का लाइसेंस लेते हो। वैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी पहले कंपनी बोलकर रजिस्टर होती है, उसके बाद में वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या लेती है? लाइसेंस लेती है। तो बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला बात आता है कि आप बैंकिंग कंपनी हो, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आपको कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा बोले इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर ऐसी कंपनी जो एंगेज है एक तो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को भले ही जनरेट नहीं कर रहे हो बट सप्लाई कर रहे हो, आपको फिर भी कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, सर स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है मतलब फॉर एग्जांपल एलआईसी अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ एलआईसी बनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, आरबीआई बना हुआ है। तो अगर आप किसी स्पेशल एक्ट में भी बने हो तो आपको क्या बनेगा, क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनी का डेफिनेशन। और सर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, मतलब सर जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको बोला है कि आपको कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से फूड कॉर्पोरेशन, इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपको, एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है, क्या एलएलपी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो सकता है क्या? मेरा क्वेश्चन है, क्या एलएलपी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? बिकॉज एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट 2008 है। रॉन्ग हो सकता है, क्यों? क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? अभी याद करो, 4 फीचर सेटिस्फाई कर रहा था ना। हाँ, तो सर मैंने बोला ना, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल करा सकता है। तो एलएलपी के ऊपर भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, तो सर कंपनी एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। सर इसके अलावा बैंकिंग कंपनी का अपना लॉ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अपना लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2008। डोंट यू थिंक गाइस, अगर कल जाके ऐसा हुआ कंपनी एक्ट 2013 और इनका जो स्पेशल लॉ है, इन दोनों के बीच में क्या आ गई? इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? देखो एक बैंक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रियल एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, ठीक है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 129 बोलता है शेड्यूल 3 के हिसाब से आपकी क्या होनी चाहिए? बैलेंस शीट होनी चाहिए। लेकिन
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, आप कौन हो? एचडीएफसी बैंक। आप किसको सुनोगे? आप कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 129 को सुनोगे, या आप अपने बैंकिंग रेगुलेशन लॉ को सुनोगे? बैंकिंग रेगुलेशन लॉ। लेकिन वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये किसको? ये सुनेंगे कंपनी एक्ट 2013। तो मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपनी हो और आपका स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ कुछ और बोल रहा है और कंपनी एक्ट कुछ और बोल रहा है, आप लोग किसको फॉलो करोगे? आप फॉलो करोगे आपके स्पेशल लॉ को। क्या यहाँ तक का सारा बात समझ में आए? आज मेरी आवाज चेंज थोड़ी सी, मतलब कंटिन्यूअस लेक्चर ले लेके कम ज्यादा हुई है, बट डोंट वरी, है ना, कंसेप्चुअली आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो यहाँ तक का फीचर्स बातें समझ में आई, यस और नो? अब सर, फीचर्स ऑफ कंपनी, अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता चलेगा छोटे छोटे केस स्टडी यहाँ से बन के आ सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो है, कंपनी के अंदर 10 मेंबर थे। कितने मेंबर थे गाइस? कंपनी के अंदर 10 मेंबर थे, और 10 के 10 मेंबर मीटिंग में आए और 10 के 10 मेंबर का हो गया डेथ। बताओ, क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? आंसर इज नो। इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा परपेचुअल सक्सेशन से। क्या लिखोगे? दैट मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। बोलो एक बार, मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ कंपनी। कोई मेंबर मर गया, कोई मेंबर पागल हो गया, है ना, या फिर कोई मेंबर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बनी भी लॉ के हिसाब से तो कंपनी मरेगी भी लॉ के हिसाब से। तो यहां से आपका केस बन गया कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या बोल सकते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन forever. The death, insolvency, insanity of the member does not affect the status of the company, and company is created by process of law. So the existence of company come to end by process of law only. These are the 3 points you are supposed to mention. समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आएगा क्या, कि सतीश भाईती कंपनी का मेंबर है, उसके पास 1000 शेयर्स है, उस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, और उसने सिर्फ पेड अप, मतलब कितना पैसा पे किया है पर शेयर? 6 रुपए, और कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है 3 करोड़ का। बताओ सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कितने शेयर है? 1000 शेयर्स है। और दूसरा चीज क्या पूछा था, कि कितने रुपए मैंने पे किए? 6 रुपए। कितना बाकी है? अनपेड वैल्यू कितना है? अनपेड वैल्यू है 4 रुपए। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी है 4000 रुपीज। मतलब यहां से क्वेश्चन आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर कंपनी के अंदर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स तक, कि जितना पैसा उसने नहीं दिया ना, उतना ही उसकी लाइबिलिटी, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, सुनना, सेम क्वेश्चन, कि सतीश भाईती जो है, सतीश भाईती ने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सतीश भाईती ने ये लिखा था कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी उस समय में, जब कंपनी बंद होने वाली उस समय में, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 10 लाख। अब कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी है वो है 3 करोड़। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो है 2 करोड़। बताओ सतीश भाईती और कंपनी कि कहाँ पे जा रही है? वाइंडिंग अप में जा रही है। सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? आंसर इज 10 लाख रुपए। सर कैसे? बिकॉज आपने बोला था जब कंपनी वाइंड अप होगी मैं मैक्सिमम कितने रुपए दूंगा? 10 लाख रुपए। तो भले ही यहाँ पे 1 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा, आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? 10 लाख रुपए। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि मान के चलो कंपनी को के अंदर लाइबिलिटी कितनी है? 3 करोड़, और कंपनी को लॉस कितना हुआ? कंपनी को लॉस हुआ है 5 करोड़ का, और बेटा कंपनी की सिर्फ एसेट कितनी है आज के डेट में? 2 करोड़। बताओ सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? आप बोलोगे सतीश भाईती की मैक्सिमम लाइबिलिटी सर 10 लाख रुपए। यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। वाई? बिकॉज देखो, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ तब आती है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। अभी कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है क्या? नहीं जा रही है। कंपनी लॉस में है, इस साल लॉस में, अगले साल प्रॉफिट में आ जाएगी। जब प्रॉफिट में आ जाएगी अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देगी।
तो समझना, गारंटी अमाउंट के लिए आप लायबल होते हो जितना आपने प्रॉमिस किया, लेकिन आपकी लायबिलिटी आती है ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। और बेटा सुनना, तीसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंपनी, सतीश भाईती ने बोला था कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जितने से एसेट का शॉर्टफॉल होगा, जितने से एसेट का शॉर्टफॉल होगा, मैं उसके लिए लायबल हूं। शॉर्टफॉल ऑफ द एसेट मतलब सर, फॉर एग्जांपल कंपनी गई वाइंडिंग अप में, कंपनी की लायबिलिटी है 3 करोड़, और कंपनी के जो एसेट है वो है 2 करोड़। कितने से शॉर्टफॉल हुआ है सर? शॉर्टफॉल ऑफ 1 करोड़। बेटा सतीश भाईती विल बी लाइबल फॉर 1 करोड़। इसके अलावा अगर मान के चलो कंपनी की लाइबिलिटी 3 करोड़ और कंपनी का एसेट 2.5 करोड़ है, तो बेटा बताओ सतीश भाईती कितने के लाइबल है? 50 लाख रुपीज के लिए लाइबल रहेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर दूं और यहाँ पे वाइंडिंग अप की जगह पे लिखूं कि सर कंपनी इज इन टू लॉस, या सतीश भाईती लाइबल रहेगा? आंसर इज ही इज नॉट लाइबल। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, आपकी लाइबिलिटी तभी आपके ऊपर आती है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। तो आपको एक बात समझ में आया क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर आपकी लाइबिलिटी कभी भी आ सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी आ सकती है, कंपनी बंद हो रही है तब भी आपसे पैसा मंगा सकता है। लेकिन गारंटी कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी में जो गारंटी अमाउंट है ना, और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है ना, वो कब आती है? जब कंपनी कहां पर जाती है? वाइंडिंग अप में जाती है, तब वो लाइबिलिटी आती है, उसके पहले ये लाइबिलिटी नहीं आती है। अब क्योंकि मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा ही दिया, सीधा टाइप्स ऑफ कंपनी पे आओ। ये तीनों टाइप्स ऑफ कंपनी पे मैंने आपको पढ़ा दिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर दो टाइप होते हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी के भी दो टाइप होते हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। का फर्क क्या है? देखो, इसमें आप सिर्फ गारंटी अमाउंट के लिए लायबल हो, और वो भी वाइंडिंग अप के समय में। यहां पर अगर गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल भी है ना, डुअल लाइबिलिटी है। मतलब कैसे सर? गारंटी अमाउंट तो आपको देना पड़ेगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, क्योंकि शेयर्स भी है ना कंपनी में, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको ये पैसा कभी भी मंगाया जा सकता है। तो देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स की लाइबिलिटी है। 8 रुपए पे किया 10 रुपए के ऊपर, तो 2 रुपए आपकी लाइबिलिटी है। एंड लाइबिलिटी अराइज ड्यूरिंग द कंपनीज एग्जिस्टेंस, मतलब जब कंपनी चल रही है, या फिर लिक्विडेशन पे भी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में प्री एग्री अमाउंट जो आप मेमोरेंडम में लिख देते हो, और ये भी सिर्फ लिक्विडेशन के समय में आती है। विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है। और आगे, अनलिमिटेड कंपनी के अंदर देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। समझ में आ रहा है? एक्सटेंडिंग द पर्सनल एसेट तक उसकी लाइबिलिटी हो सकती है। ये भी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के समय में आएगी, उसके पहले नहीं आने वाली है। और दिस कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल लाइक अ गारंटी कंपनी। क्या बताओ, क्या आपको ये वाला फीचर समझ में आ गया? यस और नो? और किस किस तरीके से एग्जाम में केस स्टडी बन बन के आ सकती है, क्या आपको ये समझ में आया? सर, दिस रिवीजन इज एक्सटेंसिव रिवीजन, बहुत प्रॉपर वाला जो रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, वो ये वाला रिवीजन है। आगे बढ़ते गए, कॉमन सील, कॉमन सील। अब कॉमन सील में क्या बोला पता है क्या? एग्जाम में केस स्टडी कैसे आ सकता है? ऑप्शन 1, क्या कंपनी को कॉमन सील बनाना मैंडेटरी है या नहीं है? क्वेश्चन 1 है ये। दूसरा, कॉमन सील का मीनिंग क्या है? तीसरा, कंपनी के पास कॉमन सील है, कंपनी के पास कॉमन सील है, लेकिन कंपनी बोलती मुझे कॉमन सील नहीं लगाना है, कॉमन सील नहीं लगाना है। और अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? चार क्वेश्चन एक टॉपिक से बन के आ सकते हैं। कैसे? कॉमन सील, पहले तो कॉमन सील का मतलब क्या है? इट्स अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी चीज को खुद होकर क्या नहीं कर सकती? साइन नहीं कर सकती। जब कंपनी खुद होकर साइन नहीं कर सकती, तो इस केस में क्या हो जाएगा? कंपनी अपने बिहाफ में, सुनना, कंपनी खुद होके साइन नहीं कर सकती है ना, तो कंपनी का एक क्या होता है एक ये होता है, स्टैंप होता है, मतलब नॉट अ रबर स्टैंप। कंपनी का एक ये होता है, देखो कॉमन सेल में आपको बता ही देता हूँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो हम लोग क्लास में लिखाते हैं ना, उसमें भी रहेगा कॉमन सेल। ये देखो, फीचर्स ऑफ कंपनी। अरे यार, टाइप्स ऑफ कंपनी में चलेगा। ये देखो,
कॉमन सील ऐसे होता है कॉमन सील। तो कॉमन सील क्या होता है? इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉमन सील लग चुका है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कॉमन सील होता है, ऐसा माना जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एंटर किया हुआ है। तो बोलने का मतलब क्या है? इट्स अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, इट ऑथेंटिसिएट वेरियस एक्ट डन बाय द कंपनी। ये आपने लिखा मीनिंग के अंदर। क्या कंपनी को कॉमन सील होना मैंडेटरी है गाइस? क्या कंपनी का कॉमन सील होना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों सर? बिकॉज कंपनी का कॉमन सील होना ऑप्शनल हो गया एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से। तो सर कंपनी के पास कॉमन सील है, कंपनी के पास कॉमन सील है, लेकिन कंपनी बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है कि कॉमन सील बनाना है क्या है? ऑप्शनल है। तो मेरे पास कॉमन सील है लेकिन मेरे को कॉमन सील नहीं लगाना है, चलेगा क्या? आंसर इज नॉट अलाउ। नॉट अलाउ। अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाना पड़ेगा। कॉमन सील बनाना नहीं बनाना ऑप्शनल है, लगाना नहीं लगाना ऑप्शनल नहीं है। कॉमन सील है तो उसको अटैच करना पड़ेगा, और कॉमन सील नहीं है तो फिर मत लगाओ। तो ऐसा है कि समझो, घर वालों ने आपको बोला शादी करना नहीं करना तेरी इच्छा, लेकिन शादी करे तो बच्चे पैदा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? करना नहीं करना इज ऑप्शनल, बच्चे इज नॉट ऑप्शन। किया तो बच्चे। वैसे कॉमन सील बनाना नहीं बनाना ऑप्शनल है, अगर कॉमन सील है तो उसको अटैच कर क्या करना पड़ेगा? एनग्रेव करना पड़ेगा। और सर कॉमन सील नहीं है, अब क्या करेंगे सर? अब डॉक्यूमेंट को कैसे साइन करेंगे? तो बोलते हैं दो डायरेक्टर साइन करेंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि कॉमन सील लग गया। और सर अगर कंपनी में सीएस है तो एक सीएस और एक डायरेक्टर। सर एक सीएस क्यों? बेटा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मैं गया था, लगभग 56 प्लस कंपनी सेक्रेटरी वॉज देयर। समझ में आ रहा है क्या? तो एक सीएस और एक डायरेक्टर उसको साइन कर ले, दैट इज मोर देन इनफ। दैट इज मोर देन इनफ। क्या आपको समझ में आया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? कॉमन सील क्या है? इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। क्या काम करता है? इट ऑथेंटिसिएट वेरियस एक्ट डन बाय द कंपनी। कंपलसरी ऑप्शनल, ऑप्शनल एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसके अलावा कॉमन सील अगर है तो लगाना कंपलसरी, बट कॉमन सील को बनाना नहीं बनाना ऑप्शनल है। कॉमन सील नहीं है तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर एक सीएस उसको साइन कर दे, दैट इज मोर देन इनफ। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कौन सा? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान देना। दिस इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस इज अ कंपनी कॉल्ड XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड। ठीक है। दोनों में फर्क क्या है आपको पता है क्या? एक कंपनी के नाम में प्राइवेट है और दूसरे कंपनी के नाम में प्राइवेट नहीं है। मतलब सर ये प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है। क्वेश्चन ये आता है कि जो शेयर्स है, शेयर्स आपको क्या लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? शेयर क्या है, मूवेबल है या इमूवेबल है? बेटा शेयर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब सर मूवेबल है मतलब क्या वो ट्रांसफर हो सकता है क्या? बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। और सर शेयर है ना जो गुड्स भी है, शेयर क्या है? एक गुड्स भी है। कैसे? हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एक्शनेबल क्लेम, इट इंक्लूड शेयर्स। तो शेयर्स गुड्स के अंदर आता है। तो गुड्स मतलब जो ट्रांसफरेबल होता है। डोंट यू थिंक? यस और नो? लेकिन जब हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 68 पढ़ेंगे और सेक्शन 2 क्लॉज 71 पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो हम लोग पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब उनके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। हम लोग हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखे हैं कि जब भी हमारा एग्जिस्टिंग मेंबर आउटसाइडर को शेयर सेल करने की कोशिश करेगा, उसके पहले उसने किसको ऑफर देना चाहिए? हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर को। मतलब डायरेक्ट आउटसाइडर को सेल नहीं कर पा रहे हो, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, पहले एग्जिस्टिंग वालों को ऑफर दो। जब भी शेयर तुम सेल करोगे पहले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लो। दिस इज व्हाट। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर बोलने का बड़ा सिंपल मतलब है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जाम में केस स्टडी कैसे आ सकता है। मानो मिस्टर ए और मिस्टर बी आर द टू डायरेक्टर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी बेटा, ये दोनों के दोनों क्या है? शेयर होल्डर है। मिस्टर नहीं और मिस्टर सी ये तीनों शेयर होल्डर है। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा है कि जब भी शेयर होल्डर के शेयर ट्रांसफर होने की बात आएगी तब एग्जिस्टिंग मेंबर पहले ऑप्शन रहेगा, आप परचेस करो। आपने परचेस नहीं किया तो फिर बाहर वालों को जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ गाइस? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग मेंबर को पहला प्रायोरिटी है, अगर वो नहीं लिए तो बाहर वालों को जाएगा। अब बेटा बी सी जो था अखंड
मतलब निकल लिया मतलब सर इसका डाई, इसका डेथ हो गया। जैसे ही इसका डेथ हो गया बेटा, ए और बी सी के शेयर परचेस करने के लिए रेडी है, सी के शेयर परचेस करने के लिए रेडी है, लेकिन सी की वाइफ आके बोलती है कि इसके शेयर तो मैं परचेस करूंगी। बताओ, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और हमारे आर्टिकल में लिखा है कि जब भी शेयर ट्रांसफर होने की बात आएगी तो पहले किसको ऑफर मिलेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर को। तो जैसे ही सी निपट लिया बेटा, सी का शेयर परचेस करने का पहला ऑप्शन किसके पास होना चाहिए, ए और बी के पास। और वाइफ बोलती नहीं मेरे पास। क्या लगता है आप लोगों को, ये शेयर परचेस करने का अधिकार सबसे पहले किसके पास होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, वाइफ के पास। क्यों सर, आर्टिकल को तोड़ दिया? नहीं, रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर। बेटा कोई व्यक्ति जीते जीते अपने जीते जी शेयर को बेच रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मर गया और उसके शेयर जब किसी को जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। गाइस समझ में आया क्या? ट्रांसमिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। बोलने का मतलब क्या है, आपको ये लिखना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, डिबेंचर के ऊपर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्ट नहीं हो सकते, नहीं तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। लेकिन शेयर प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं, और वो भी कौन से, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। क्यों? कन्वर्टिबल तो कल जाके शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, और शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है नहीं। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पर एक केस स्टडी बन सकता है किसका, आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर बन सकता है। ठीक है, अब सर सुनो, एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि देयर इज अ कंपनी, है ना, कंपनी के कौन है, डायरेक्टर, और कंपनी के कौन है, एम्प्लॉय। डायरेक्टर ने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया, डायरेक्टर ने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया, तो एम्प्लॉय का दिमाग खराब, वो डायरेक्टर पे केस फाइल कर रहा है, चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? रीजन बिंग, बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है कंपनी के साथ में, किसके साथ में, कंपनी के साथ में। आप कंपनी के ऊपर केस फाइल करो, कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। समझ में आ रहा है? पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड, मतलब कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। शू मतलब कंपनी केस फाइल कर रही है, बी शूड मतलब कोई कंपनी के ऊपर केस फाइल कर रहा है। तो दूसरा आता है तुम्हारा, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। देखो कंपनी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए कंपनी लोन ले सकती है, लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके पास हर वो अधिकार है जो एक नेचुरल व्यक्ति के पास होता है। हाँ वो नहीं है ना, नहीं तो बच्चे कैसे करेंगी, जान दो, आ जाओ। कंपनी बनी कैसे है, लॉ के हिसाब से, तो कंपनी बन भी कैसे होगी, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब लॉ ओनली हैव पावर टू ब्रिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम टू एंड, सो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम टू एंड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ओनली। लॉ के अलावा कोई कंपनी को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि बनी भी लॉ के हिसाब से। और यही से आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब क्या, कंपनी अलग छे और मेंबर अलग छे। तो सेपरेट एंटिटी पे दो तीन केसेस भी आते हैं, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला केस आपके सामने आता है कौन सा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। इस केस में क्या हुआ, सोलोमन एक मेंबर, एक व्यक्ति था, इसका अपना शूज का बिजनेस था। सोलोमन ने क्या किया गाइस, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, सोलोमन कंपनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई, और इसने अपना शूज का बिजनेस सेल कर दिया। किसको, सोलोमन कंपनी लिमिटेड को। डोंट यू थिंक मेंबर अलग है और कंपनी अलग है? हाँ, अगर आपने सामने वाले को कोई चीज दिया तो सामने वाला भी आपको क्या देगा, कंसिडरेशन देगा, मतलब रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा ना। तो सोलोमन कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, मिस्टर सोलोमन को 20,000 के दे दिए शेयर्स, 20,000 के शेयर दे दिए, 10,000 का सिक्योर डिबेंचर दे दिया। मतलब हर साल तेरे को इंटरेस्ट देंगे और बाद में तेरे को तेरा पैसा वापस दे देंगे, और गलती से तेरा पैसा वापस नहीं दिया तो हमारी एसेट को सेल करके आप अपना पैसा वसूल कर लेना। ठीक है, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। और 8,000 रुपए दे दिए, क्या सर, कैश में, कैश में दे दिया 8,000 रुपए।
अब सोलोमन कंपनी ने बैंक से भी क्या किया, लोन लिया। कितना, लेट से 8,000 का लोन लिया। लेकिन ये बैंक का लोन अनसिक्योर था। कैसा था गाइस, अनसिक्योर। अनसिक्योर मतलब सुनना, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है ना, वाइंडिंग अप में जाने के बाद में कंपनी सेल करती है अपनी एसेट को, एसेट को सेल करने के बाद में पे करती है अपनी लाइबिलिटी को, और लाइबिलिटी को पे करते वक्त पहले पे करती है किसको, जो सिक्योर्ड है उनको, और बाद में पे करती जो अनसिक्योर्ड है उनको। अब क्वेश्चन क्या हुआ पता है क्या सोलोमन के पास उस कंपनी के 100% शेयर्स, सोलोमन ही उस कंपनी का डायरेक्टर है, सोलोमन ही उस कंपनी को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। और कंपनी चली गई वाइंडिंग अप में, कंपनी चली गई वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब लॉस। कंपनी ने अपनी सारी एसेट सेल किया तो कंपनी के पास पैसा आया कितना पता है, 6,000 रुपीज। सारी एसेट को सेल करके कितना पैसा आया, 6,000। अब बैंक आ गए, बोले मेरे को 8,000 दे दो, मेरे 8,000 दे दो। कंपनी का एल उसके ए से बड़ा हो गया, मतलब लाइबिलिटी उसके एसेट से बड़ी होगी ना। लाइबिलिटी कितनी है, 8,000 बैंकर की, 10,000 सोलोमन का, 18,000 रुपए की लाइबिलिटी है। और एसेट कितनी, मतलब 6,000। तो बाहर वाले आके बोले कि हमको पहले पैसा दो, हमें नहीं, बाहर 8,000 रुपए, हाँ एसेट तो बराबर है। बाहर वाले बोले हमको पहले पैसा दो। सोलोमन आके बोलता है मैं तो सिक्योर डिबेंचर होल्डर हूँ, मुझे मेरा पहला पैसा दो। बताओ सबसे पहले पैसे किसको मिलेगा, तो सर पहले तो पैसा किसको मिलेगा, सिक्योर को, और बाद में किसका मिलेगा, अनसिक्योर को। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इस बात को समझना। प्रॉब्लम ये हो गया कि सर जो आपका जो आपका सोलोमन था ना, इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि बोले कंपनी का शेयर होल्डर तू, कंपनी को चलाने वाला तू, कंपनी को लॉस हुआ तेरे वजह से, और पैसा भी तेरे को चाहिए पहले। अरे तू तो अंदर वाला है, बाहर वालों को पैसा दो। तो उसने पहले बात बोल, कोर्ट का डिसीजन आया, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, सोलोमन को मिलेगा। तो यहाँ से कंसेप्ट आया कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सर कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन, कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन जिसने उसको बनाया, जिसने वो जिसको जो उसको चला रहा है और जो उसको ओन कर रहा है, द पर्सन हु फॉर्म हु मैनेज एंड हु ओन इट। तीसरा बात क्या बोला हम लोगों ने, तीसरा बात हमने ये बोला, कंपनी जो है ना, मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के कर्मों के लिए मेंबर लाइबल नहीं है। कंपनी हैज इट्स ओन राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंपनी की अपनी जिम्मेदारियां है। समझ में आ रहा है, यस और नो। सर अब आता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 40 लाख शेयर होल्डर, कितने, 40 लाख शेयर होल्डर। बेटा अगर ये 40 लाख के 40 लाख शेयर होल्डर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को मैनेज कर सकते हैं क्या, नहीं। 40 लाख लोगों के 40 लाख दिमाग और सबके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव रहेंगे, तो डाइवर्जन, देयर इज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन आ सकता है। तो इतने लोग कंपनी को अच्छे से चला नहीं सकते। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द लाइक ओनर ऑफ द कंपनी, बट वो कंपनी को चला नहीं सकते, इसलिए वो अपने बिहाफ में अपॉइंट करते हैं किसको, डायरेक्टर को। तो कंपनी को ओन कौन कर रहा है, शेयर होल्डर। कंपनी को चला कौन रहा है, डायरेक्टर। तो डोंट यू थिंक है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट याद रखना, शेयर होल्डर डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए वो अपॉइंट करते हैं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। इसके अलावा हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अलावा हम लोग बोलेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर और रिमूव करने का पावर भी किसके हाथ में है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सो द अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और बेटा कंपनी अचानक से बन जाती है क्या, नहीं, कंपनी को बनाना पड़ता है। तुम गलती से निकले होगा एक बार घर वालों को पूछ लेना, वेदर आई वॉज योर मिस्टेक और आई वॉज योर इंटेंशन, मम्मी पापा को पूछना, यू माइट गेट आंसर। समझ में आ रहा है, इसका बड़ा सिंपल आंसर है। जनरली इफ यू आर फर्स्ट चाइल्ड तो माइट भी इंटेंशनल हो सकता है, कभी कभी एक्सेप्शन है, फर्स्ट चाइल्ड अनइंटेंशनल होता है। और अगर तुम्हारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे बंधु है ना, और फिर भी तुम हो गए तो माइट बी यू आर मिस्टेक। चलो, जैसे मेरा आई एम मिस्टेक, पता नहीं, मैं छठा बच्चा हूँ मेरे पेरेंट्स का, मतलब, और मैं आई एम ब्लेस्ड विद 4 सिस्टर, 1 मोर ब्रदर, 6 नंबर पे, ठीक है। तो वॉलेंटरी कंपनी क्या है बेटा, कंपनी इज अ एसोसिएशन, वॉलेंटरी एसोसिएशन। समझ में आ रहा है, मतलब स्व इच्छा से बनता है, कोई जबरदस्ती आपको खींच के ला रहा है और कंपनी बनाया जाएगा, कंपनी ऑटोमेटिकली बन गई, ऐसा नहीं होता है। इसी का दूसरा नाम है
कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मेरे फर्म का नाम है एस डी बाहेती, एस डी बाहेती एंड कंपनी, एस डी बाहेती एंड कंपनी। जस्ट बाय एडिंग वर्ड कंपनी आई एम नॉट अ कंपनी। ये तो एक पार्टनरशिप फर्म थी, समझ में आ रहा है। मेरी पुरानी फर्म है डीएस एंड कंपनी, मतलब डीएससी बोलकर हम लोग बोलते थे, मतलब दूध शुभम एंड कंपनी। तो इट वाज अ पार्टनरशिप। जस्ट बाय एडिंग वर्ड कंपनी यू आर नॉट अ कंपनी, यू मस्ट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू कॉल योरसेल्फ एज अ कंपनी। तो एक बार मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूँ, सबसे पहले वन बाय वन। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें 3 पॉइंट याद रखना। क्या बोलेंगे हम लोग? कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु फॉर्म, हु मैनेज, हु ओन इट। कंपनी हैज इट्स ओन राइट एंड ऑब्लिगेशन। मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ कंपनी। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of the member is limited. In case of company limited by shares, the liability is restricted towards unpaid value of the shares. समझ में आ रहा है क्या? गारंटी कंपनी में the amount undertake to contribute to the asset of the company in the event of winding up, और उसके बाद में अनलिमिटेड कंपनी, there is no limit on the liability of the member. इसके अलावा कॉमन सील, it is a official signature of the company. It authenticate various act done by the company. As per Companies Amendment Act 2015, it become optional for company to have common seal, and in case company do not have common seal, then it must be get authenticated by 2 director, and in case company having company secretary, 1 director, 1 CS. सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर तुमने किसी कंपनी के 100% शेयर्स भी ले लिए, तो भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बनती। यहाँ पे एक केस भी हुआ था, मैकुरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। In case of private company, there is a restriction on transfer of share. In case of public company, share are freely transferable. Ownership and management. अब क्या बोलेंगे यहाँ पे? The shareholder do not involve into day-to-day affairs of the company. Therefore, they appoint a board of director to manage the affairs of the company. The power to appoint and remove the board of director lies in the hand of the shareholder. So the ultimate control किसके हाथ में? Shareholder of the company. Company is a voluntary association of person. Company can sue, or anybody can sue in the name of company. Contractual capacity, and company is created by law. So the existence of company come to end by process of law only. Perpetual succession. Member may come, member may go, company goes on forever. The death, insolvency, insanity of the member does not affect the status of company. That's it. We are done with what? Features of company. मेरे को पता है हमने features of company काफी बार पढ़ा है, but the way we are studying is altogether different. समझ में आ रहा है क्या? Yes or no? अब जो मैं टॉपिक आप लोगों का कवर करने वाला हूँ, that is lifting of corporate will. Lifting of corporate will. सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को सबसे पहले समझना, तो इसके अंदर बहुत सारे केस लॉ आपके सिलेबस में दिए, आपको सारे केस लॉ को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये क्या होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? द मोमेंट कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, कंपनी बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या आप भी हम लोग पढ़ कर आए? यस और नो? द सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी सेग्रीगेट करता है किसको? फ्रॉम द समवन माइनस दिस एंड द कॉर्पोरेट विल कैन बी डिसरिगार्ड। सुनना क्या करता है सर, ध्यान देना एकदम आराम से। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है कि एक बार कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी अलग हो जाती है, डिस्टिंक्ट हो जाती है किससे? जो उसको ओन करता है, जो उसको मैनेज करता है, और जिसने उसको बनाया, जिसने उसको बनाया, ठीक है। बहुत प्यारा चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने जोमेटो से कुछ गुड्स ऑर्डर किया और वो फूड हमारे घर में आने में बहुत लेट हो गया। तो देयर इज अ मिस्टर अर्जुन जिसने वो फूड डिलीवर किया था आपको, लेकिन आपके पास नहीं आया, तो आप केस क्या मिस्टर अर्जुन पे करोगे या कंपनी के ऊपर करोगे? कंपनी के ऊपर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सर कंपनी अलग है और ये व्यक्ति अलग है। दूसरा एग्जाम्पल मानो आपने वोडाफोन आइडिया की क्या ली? सर्विसेज ली, और वोडाफोन आइडिया की सर्विस आपको अच्छी नहीं मिल रही है। कहाँ पर अच्छी नहीं मिल रही? इन केस ऑफ पुणे। बेटा तुम क्या करोगे? पुणे के ऑफिस पर केस फाइल करोगे या वोडाफोन आइडिया पे केस फाइल करोगे? वोडाफोन आइडिया पे करेंगे। समझ में आ रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ?
कि दिस अ कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, तो इसके वजह से केस समझ के लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ ने कंपनी बनाई, है ना, फिर हेरा फेरी .com प्राइवेट लिमिटेड, नहीं प्राइवेट छोड़ो, सिर्फ लिमिटेड, पब्लिक कंपनी मानते हैं। इन्होंने क्या किया, पब्लिक से पैसा उठाया और बोला आपका पैसा 21 दिन में डबल हो जाएगा। और ये पैसा लेकर बेटा ये लोग भग गए इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर चले गए। डोंट यू थिंक जैसे ही हम लोग इनके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, आई एम नॉट लाइबल, पैसा कंपनी ने लिया है, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर। ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज कर रहे हैं? तो वेनेवर द डायरेक्टर, द पर्सन बिहाइंड द कंपनी मिसयूज द सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट विल, तो इस समय में इस पर्दे को हटाया जाएगा और कंपनी को और इसको एक माना जाएगा, कंपनी को इसको एक माना जाएगा। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब डिसरिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, और लिफ्ट करना मतलब क्या होता है, लिफ्ट करना मतलब डिसरिगार्ड करना। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी लापता लेडीज, ठीक है, उसमें वो एक लड़के के साथ में शादी करके आता है, जब वो घूंघट उठाता है तो उसको पता चलता है ये मेरी वाइफ है ही नहीं है, किसी और की वाइफ में उठा के लेके आ गया हूं। तो घूंघट उठाने के बाद में समझेगा ना अंदर कौन है। उसी तरीके से कंपनी जो है, इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए देखना, कुछ ऐसे इंडिया में केस लॉ हुए हैं जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, विजय माल्या स्कैम, सुब्रता राय स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, क्यों नहीं बोल रहे तुम उसको किंगफिशर स्कैम, क्यों नहीं बोल रहे तुम उसको सहारा स्कैम, क्यों बोल रहे तुम? रीजन बिंग, यहाँ पर हमने इन दोनों को एक मान लिया गया था। मतलब सर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट था ना, इस कंसेप्ट को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। कंसेप्ट को ही हम लोगों ने हटा दिया। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज, क्या आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया, यस और नो? तो अब क्या फर्क होता है, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 है ना, तो इसने क्या है ना, कंपनी एक्ट के अंदर जगह जगह पे लिख दिया कि कहाँ कहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। सेक्शन 3 है, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बाद में, कि आपके नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम से कम हो जाते हैं और कंपनी कैरी ऑन कर रहे हैं मोर देन 6 मंथ, तो ऐसे वाले केस में डायरेक्टर आर लायबल फॉर एक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी बनाते वक्त अगर तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी है, यू आर लायबल अंडर सेक्शन 447। मतलब कहाँ कहाँ पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर रहे हैं, इवन तक यहाँ पे ये भी लिखा है कि मेंबर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करा सकता है एनसीएलटी, अगर तुमने गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी का क्या किया है, इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन किया है तो। लेकिन कुछ जुडिशियल केसेस हैं जहां पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकती है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में 4 बातें याद रखना। क्या? नंबर 1, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी को, ये कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया हमने, डिसरिगार्ड कर दिया किसको सर, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। अब यहाँ पे इसी वर्ड को अलग से लिखो, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को। हमने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी अलग है मैं अलग है ना, इस कंसेप्ट को ही डिसरिगार्ड कर दिया। क्यों? तो लुक बिहाइंड, हम लोग पीछे देख सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो कंपनी को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है। तीसरा, किसके पास पावर है रे, कोर्ट के पास पावर है। इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, मतलब आप कोर्ट को कंपल्शन नहीं कर सकते हो कि आपको कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहकर कंपनी के कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट नहीं कर सकते हो। कंपनी के कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, कोर्ट के पास है। तो इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, 100% उसकी इच्छा कब उसको कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना है, कब नहीं करना है। और लास्ट वाला पॉइंट आता है गाइस, देयर आर सर्टन केसेस जहां पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया था। वन बाय वन सारे आपके सिलेबस में जो है वो देख लेते हैं। फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट का एग्जांपल देखो, देयर आर 2 पर्सन, वन इज जॉन, अनदर वन इज लिपमैन। अब इस केस में क्या हुआ था, लिपमैन ने बोला था कि मैं मेरा जो घर है वो मैं तुझे सेल करूंगा, किसको, मिस्टर जॉन को बोला। लेकिन कितने रुपए में, लेट्स से 20 लाख रुपीज में। और वहीं पे थर्ड पर्सन आया, उसने बोला भाई पागल है क्या, तेरे घर का वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ है। अब बताओ क्या लिपमैन को गलत नहीं लगेगा?
इसके साथ में तुमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कि मैं मेरी प्रॉपर्टी तेरे को सेल करूंगा, और लेकिन 20 लाख रुपए कर रहे हो जबकि उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 2 करोड़। गलती तुम्हारी है, तुमने पहले डिसाइड करना था। अब लिपमैन ने क्या किया पता है क्या, एक कंपनी बनाई और अपना घर कंपनी के नाम पे सेल ट्रांसफर कर दिया। और जब जॉन्स आया पैसे लेके, तो लिपमैन क्या बोला, लिपमैन बोला अरे 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 अरे, वो प्रॉपर्टी मेरी तो है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी आज किसकी है, कंपनी की है। कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, समझ में आ रहा है, कंपनी की प्रॉपर्टी मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैटर कहाँ पे क्या हुआ, मैटर चले गया कोर्ट के अंदर। इसलिए नाम है जॉन वर्सेस लिपमैन। जॉन अ पर्सन जिसने केस फाइल किया, किसके अगेंस्ट में फाइल किया था, लिपमैन के अगेंस्ट में। जॉन कहाँ पे चले गया, कोर्ट के अंदर गया। और जैसे ही जॉन कोर्ट के अंदर गया, ध्यान देना, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया गाइस, कोर्ट ने ये बोला कि लिपमैन ने कंपनी क्यों बनाई है, जस्ट टू अवॉइड दिस ट्रांजेक्शन, फ्रॉड करने के लिए, यस और नो। यहाँ पर कंपनी को और मिस्टर जो लिपमैन को एक माना गया। तो जो कार्य, जो प्रॉमिस तूने किया था, अब वो तेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। जॉन्स ने भी बोला कि आई वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो घर ही चाहिए। तो उसको घर मिल गया। मतलब यहाँ पे किसके फेवर में, तो यहाँ पे देखो, द लैंड ट्रांसफर टू कंपनी टू इवेट द पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ डिक, है ना। तो यहाँ पे पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ डिक्री मिला, कोर्ट ने बोला कंपनी हैड टू ट्रांसफर द लैंड राइटफुल पार्टी। ठीक है, आगे। अब सर एक केस हुआ, कंपनी शैम या फेक कंपनी है। इसमें इसमें क्या हुआ था, गिल्फर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्सेस हॉर्ने। गिल्फर्ड मोटर कंपनी नाम से एक कंपनी थी, इनका एक एम्प्लॉय था मिस्टर हॉर्ने। हॉर्ने के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट में एंटर किया था कि जब भी तू कंपनी छोड़कर जाएगा, जो हमारे कस्टमर है ना, तो कस्टमर को नहीं छीनेगा, मतलब सॉलिसिट नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी कस्टमर से मेरा डे टू डे कॉन्टेक्ट है, अगर मैं कंपनी छोड़कर चल जाऊँ, तो वो कस्टमर भी मेरे साथ में उस कंपनी को छोड़ देगा, क्योंकि वो कंपनी के अंदर मेरे साथ में कॉन्टेक्ट था उसका। अब मैं जिसके जहाँ पे जाके काम करूंगा वो वहां पर आ जाते हैं। और जनरली हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, बाद में आप अपना आर्टिकलशिप खत्म करते हो, आप बाहर निकलते हो, क्लाइंट आपको कॉल करता है, और अगर आपने खुद का बिजनेस चालू किया तो क्लाइंट आपके पास आता है, तुम्हारे ओनर को छोड़ के, बॉस को छोड़ के। अब मेरा सिंपल सा मतलब है, हॉर्ने के साथ में एग्रीमेंट था कि तू जब बाहर जाएगा तो हमारे कस्टमर को लेना अलाउ नहीं है, नॉन कॉम्पिटिंग क्लॉज। मिस्टर हॉर्ने ने क्या किया, एक कंपनी बनाई और कंपनी के नाम पे क्लाइंट को अपने पास खींचा। और जैसे ये मैटर कोर्ट में गया, तो मिस्टर हॉर्ने क्या बोल रहे हैं, कि ये बोल रहे हैं भाई साहब सुनो, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर था, कंपनी के ऊपर थोड़ी है। और कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, तो कंपनी वो कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ एंटर हुआ है, कंपनी के साथ थोड़ी ना हुआ है। बेटा यहाँ पर भी कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया, और यहाँ पर मैं हॉर्ने को और कंपनी को एक माना गया। इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्शन हॉर्ने पर है, वही रिस्ट्रिक्शन किस पे लग गए, कंपनी के ऊपर। कंपनी भी सॉलिसिट नहीं कर सकती है गिल्फर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड के क्लाइंट को। तो देखो, employee form a company to bypass the restrictive covenant, covenant मतलब clause in the agreement, and the court decision injunction granted, नहीं कर सकते आप ऐसे कस्टमर को सॉलिसिट। ठीक है, आगे सर अब यहाँ पर दूसरा आया तुम्हारा कौन सा, ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई कार्य तुम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, यू आर लॉन्चिंग अ मूवी जो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है, सेंसर बोर्ड के थ्रू अलाउ नहीं है, फिर भी कर रहे हो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने इस मूवी को बनाया है, दैट पर्सन शुड बी पर्सनली लायबल। समझ में आ रहा है, आप ऐसे व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो जिसके साथ में हमारे कंट्री के वॉर डिक्लेयर हुए, और ये जनहित में नहीं है, आप उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, आज आप उनको पैसा दोगे, कल वो बॉम्ब बना के तुम्हारे चांग पे डालेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश कंपनी कंट्रोल बाय द जर्मन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू डीम एन एनिमी कंपनी। अब यही केस हुआ था डैमलर के केस में, कॉन्टिनेंटल। अब सर इसमें क्या हुआ था समझना, डिटरमाइन द रेसिडेंस कैरेक्टर। देखो, कंपनी सिटीजन नहीं होती है, कंपनी सिटीजन नहीं होती। मेरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आंसर दो, क्या कंपनी पर्सन है या नहीं है, यस। कौन सी पर्सन है, नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा, कंपनी का रेसिडेंस होता है नहीं होता है, रेसिडेंस होता है नहीं होता है, नहीं। कंपनी सिटीजन ऑफ इंडिया है क्या, नहीं है। क्या कंपनी की सिटीजनशिप होती है, नहीं। लेकिन कंपनी का रेसिडेंस होता है द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब अगर हम बोलते हैं ना इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वैसे चाइनीज कंपनी हम लोग बोलते हैं अलीबाबा एक्सप्रेस, है ना।
अमेरिकन कंपनी हम बोलते हैं टेस्ला, स्पेसएक्स। तो बोलने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस तो होता है, कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती, कंपनी की नेशनैलिटी होती है। लेकिन सर कंपनी का रेसिडेंस होता है, नेशनैलिटी होती है, कंपनी पर्सन होती है और आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती है। अब सीन क्या हुआ, नेशनैलिटी होती है ना, इस पे एक केस था। इंग्लैंड में एक कंपनी है, इंग्लैंड में सेकंड कंपनी है, कंपनी वन कंपनी टू को गुड्स सेल करती है ऑन क्रेडिट। कैसे? क्रेडिट पे। अब कंपनी वन ने क्या मांगा? पैसा मांगा। और ये इंग्लैंड की कंपनी के अंदर 100% शेयर होल्डर जर्मन के हैं। मतलब जर्मन के ही डायरेक्टर, जर्मन के ही शेयर होल्डर, जर्मन के लोगों ने इंग्लैंड में एक कंपनी बनाया। अब क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया इंग्लैंड के बीच में और जर्मनी के बीच में। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हुआ, कंपनी वन ने पैसा मांगा कंपनी टू को। अरे बोले हमारा पैसा दो। बेटा कंपनी टू गई कोर्ट में, कोर्ट में जाके बोलती मैं इनका पैसा नहीं दूंगी, मुझे माफ करना, मैं इनका पैसा नहीं दूंगी। क्यों? बोले क्योंकि ये लोग दिख रहे इंग्लैंड के हैं, लेकिन इनको चला जर्मन वाला रहा है। और जर्मन के साथ में अगर हम लोग इनको पैसा देंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा? जर्मन में जाएगा। जर्मन इसका बॉम्ब बना के अपने देश पे डालेगा कि नहीं डालेगा? बोले तो इंग्लैंड की कंपनी ने क्या बोला, वन ने, अरे मैं अलग हूँ वो अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा नहीं क्या तूने? बोले हटाना पड़ेगा। टू आइडेंटिफाई द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आपको कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिकन ये a company classified as an enemy controlled by the residents of the enemy country। इस कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा था? रेसिडेंट्स ऑफ एनिमी कंपनी। तो इस कंपनी को भी हमने क्या स्टेटस दे दिया? एनिमी कंपनी का। और हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, तो एनिमी होता है आपका, उसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। एलियन एनिमी मतलब दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जिसके साथ में हमारा वॉर डिक्लेयर हुआ है। सर there's another case law, इवेजन ऑफ टैक्स, दिनशा मैनिकजी पेटिट वर्सेस दिनशा मैनिकजी पेटिट का केस था। बेटा बहुत ही गजब पारसी आदमी थे, भयंकर इनकम कमाते थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जो एक आपने मूवी देखा होगा ओम शांति ओम, उसमें देखते हो पूरा सेट जल जाता है, फिल्म इंडस्ट्री वीरान पड़ी होती है। वैसे ही इन्होंने माइन खोले थे, कहाँ पे? मुंबई के अंदर। वो पूरी की पूरी माइन वीरान पड़ी हुई है, आग लग गई थी। बट इनका इनकम भयंकर था। जैसे आज के डेट में टाटास बिरलास का नाम आता है, उस समय में दिनशा मैनिकजी पेटिट का नाम आता था। तो दिनशा मैनिकजी पेटिट ने ना क्या किया था, काफी सारे जगह पे निवेश करके रखा था, इन्वेस्टमेंट करके रखा था। इसके वजह से उनको डिविडेंड आता था, इसके वजह से उनको इंटरेस्ट आता था। और वो जमाना था जब लोग करोड़पति बन गए थे शेयर मार्केट के चक्कर में। हर्षद मेहता याद आ रहा है क्या? अब पंगा क्या हुआ, जो तुम्हारा इनकम होता है इसके ऊपर तुमको पे करना पड़ता है टैक्स, टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स, इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना दी। ऐसे 4 कंपनी बनाई थी इन्होंने, और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसको सेल कर दी? कंपनी को। अब जो डिविडेंड आएगा वो किसको मिलेगा? कंपनी को। तो दिनशा मैनिकजी पेटिट के हाथ में कोई इनकम आ रहा है क्या? नहीं। और इसी पैसे को सर दिनशा मैनिकजी पेटिट क्या करते थे पता है क्या? अपने पास लेते थे इन द नेम ऑफ लोन। लोन क्यों? बेटा तुमने बैंक से लेकर देखो, तुमने 10 लाख, तुमने मान लो 20 लाख कमाए, तो 20 लाख के ऊपर तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने 20 लाख का लोन लेकर आए बैंक से, क्या लोन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है, वो इनकम नहीं होती है। इनकम पे टैक्स होता है, लाइबिलिटी पे नहीं होता है। तो डोंट यू थिंक इन्होंने क्या किया, दिमाग चलाया, सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाल दी, डिविडेंड इंटरेस्ट कंपनी में आ रहा है, और ये जो डिविडेंड इंटरेस्ट आ रहा है इसको लेकर आ गए लोन के नाम में, खुद के नाम पे। तो लोन के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं है। तो डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक यहाँ पे सर दिनशा मैनेजी पेटिट ने टैक्स को अवॉइड करने के लिए कंपनी का फॉर्मेशन किया? प्लस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, कंपनी के हाथ की इनकम आपकी ही इनकम मानी जाएगी और आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, एज इफ देयर इज नो कंपनी। आप और कंपनी को, कंपनी की इनकम आपकी इनकम, और यू आर सपोज टू पे होल टैक्स। तो यहाँ पे कंपनी वेयर फॉर्म टू रिड्यूस द इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी वेयर डिसरिगार्डेड, इस कंपनी को डिसरिगार्ड किया, टैक्स पेयर मेड लाइबल फॉर एंटायर टैक्स। सर एक और केस हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेचर, वर्कमैन वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने केस फाइल कर दिया था एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए। क्यों? एसोसिएट रबर इंडस्ट्री को देना पड़ता था बोनस। अब जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस। इनको भी पैसा कहाँ से आता था पता है क्या?
इन्वेस्टमेंट करके रखा था, डिविडेंड और इंटरेस्ट के नाम में काफ़ी पैसा आता। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक नई कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उधर जाएगा, फिर इनकम उधर क्या हो जाएगा, जाएगा इधर। डोंट यू थिंक प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम तो बोनस भी कम, बोनस भी कम हो जाएगा। डोंट यू थिंक इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेलफेयर लेजिस्लेचर, आपने क्या किया, आपने बाईपास कर दिया लॉ को। तो यहाँ पे कंपनी बनाने का पर्पज ही है कि वेलफेयर लेजिस्लेचर को हटाना। तो न्यू कंपनी फॉर्म टू रिड्यूस द बोनस ऑब्लिगेशन, कोर्ट का एक्शन है लिफ्टिंग एक्सेस टू रियल ट्रांजेक्शन। क्या आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए, यस और नो? सर ये एक केस रह गया, अनकवर ट्रू आइडेंटिटी। एक अमेरिकन कंपनी थी, उसको है ना इंडिया के अंदर मूवी पब्लिश करनी थी। अब हमने पहले ही बोल दिया कि अमेरिकन कंपनी आप डायरेक्टली कोई भी मूवी हमारी इंडिया में पब्लिश नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सेंसर बोर्ड इशू, है ना। अभी तो बहुत हो गया, बट पहले के ज़माने में डायरेक्ट नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी के थ्रू इंडिया में मूवी पब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोगों के ब्रिटिश कंपनी से लेके इतने प्रावधान नहीं थे, रोक टोक नहीं थे, ये 150 साल अपने ऊपर राज करके गए वाले हैं। गए तो नसीब अपने, हमने एग्रीमेंट साइन करके रखे, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। डोंट यू थिंक गाइस, यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी जस्ट एक्टिंग लाइक अ एजेंट और अमेरिकन कंपनी इज अ प्रिंसिपल। अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी का अपना आइडेंटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया, ब्रिटिश कंपनी को भी अमेरिकन कंपनी माना गया। भले ब्रिटिश कंपनी को अलाउ था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को रोका गया, क्योंकि आप ब्रिटिश की दिख रही हो, आप हो अमेरिका की। तो अमेरिकन कंपनी यूज ब्रिटिश कंपनी टू रजिस्टर फिल्म एज अ ब्रिटिश। तो डिसीजन इज रिजेक्टेड टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई हो गया था हम, तो आप अमेरिकन कंपनी हो। तो आप लोगों को समझ में आया, मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सबसे पहले कंपनी क्या होता है। मैंने आपको दूसरा क्या पढ़ाया, मैंने आपको दूसरा पढ़ाया फीचर्स ऑफ कंपनी, और साथ ही साथ में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सर अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के साथ में, और विल कंप्लीट द टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसको पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। मेक श्योर गाइस आपको वीडियो कैसे लगा बताना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।